और बाद में एक बात और रखी जाती है कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम का आपको 40 रुपये या 35 रुपये, कहीं पर जो है 70 रुपये, कहीं पर 100 रुपये ही मिलते हैं। मगर कैसे जोड़ रखा है, ओवर टाइम तो आपको करना ही करना है। और बच्चे किस ग्रुप में जाते हैं, वहां पे यही देखते हैं कि अभी बात निकल कर गए भाई कि जो श्रम एक्ट खत्म कर दिया गया है, उसमें जो है पहले कहीं ना कहीं हमारे लिए 12 घंटे काम करने का प्रावधान था। मगर अभी देखते हैं कंपनियों के अंदर जाकर के हम लोगों को जो है कम से कम अब 12 घंटे काम करने पड़ता है। मगर लोग क्या करते हैं, वो तो यही समझते हैं कि हम लोगों को जो है 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता, हमको तो 8 घंटे ही काम करना पड़ता है। मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वो आप लोगों से जो है 12-12 घंटे काम करा लेते हैं। तो ये देखने वाली और समझने वाली बात है। हमको बहुत ज्यादा जो है सोचना होगा, समझना होगा। जैसे कि आज ये संसद लगाई गई है, तो हमारी बात यहाँ पर सुनी जाएगी और जो भी हम बात रखेंगे, जो भी हमारी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का समाधान जो है इस संसद के जरिए होगा। जैसे कि आप बात करते हैं संविधान की, छोटी सी संसद रखी गई है, तो संविधान में आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर जो है हमें एक प्रावधान दिया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया आपके लिए, संविधान खुद कहता है आपसे, बाबा साहब ने हमारे लिए प्रावधान किया कि देश जो है हमारे लिए, देश जो है हमारे लिए बेरोजगार, कहने का मतलब जो है रोजगार देने का काम करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है और जो है यहाँ के बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार देने का काम करे। देखे कि इस देश के अंदर जो है कितने बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार दे। मगर जो है इसकी आवाज उठाएगा कौन? आज तक जो है संसद में ऐसी आवाज उठी कहीं? बेरोजगार लोगों के लिए आज तक कहीं आवाज नहीं उठी। तो यही जो प्रावधान जो यहाँ पर किया गया है, जो व्यवस्था रखी गई है, संसद लगाई जा रही है, तो इसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को रख सकते हैं। और जब तक ये जन सैलाब नहीं आएगा, जब तक ये जन सैलाब या जन आंदोलन जब तक तैयार नहीं होगा, तो हम जो संविधान में लिखी हुई बात को कभी भी सरकार से मनवा नहीं सकते। सरकार जो हमारा दुश्मन है, वो तो जो है चाहता ही नहीं है ना कि हमको जो रोजगार मिले। तो रोजगार मिलने के लिए क्या व्यवस्था होगी? तो हम लोग को साथियों समझना होगा कि दुश्मन जो है हमारे लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्रों को रच रहा है और जो है उसका समाधान हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, उसका सामना कैसे कर सकते हैं। तो इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। जय मुंडवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जोगेंद्र महल जी। साथियों, मैं उनका नाम थोड़ा मिस्टेक से गलती से मैं भूल गया था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, अगले वक्ता के क्रम में मैं माननीय सोम सागर जी से अपील करूंगा कि वो डायस पर आए और इस बेरोजगारों की संसद में अपनी बात रखते हैं। माननीय सोम सागर जी, हाथरस, BBM हाथरस। जय मुंडवासी साथियों, आज जो हमारा जो संगठन है कामसेव की तरफ से, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से बेरोजगारों की जो संसद लगाई गई है, वो भारत में व्याप्त जो युवा हैं और जो बेरोजगार जो लोग हैं और कहीं ना कहीं उसमें विद्यार्थी भी आते हैं, तो उनके लिए ये संसद लगाई गई है, उनको समझना होगा। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं और ऐसे भी बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे युवा हैं जो प्राइवेट में जॉब भी करते हैं, कुछ सरकारी नौकरियों की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक शब्द है जो बाबा साहब ने बोला है, मुझे वो याद आ रहा है, तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। शब्द है, अवसर के अभाव में योग्यता शून्य हो जाती है। अवसर के अभाव में योग्यता शून्य हो जाती है। हमारे भाइयों को और युवाओं को ये जानना होगा कि अगर अवसर हमारे नहीं रहेंगे तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सब हमारी क्या होने वाली है? शून्य होने वाली है। क्योंकि सत्ताधारी जो सरकार है वो किसी न किसी ऐसी क्रूड पॉलिसी ला रही है, जो गलत नीतियां हैं उसके द्वारा वो हमारे अवसरों को खत्म करना चाहती है। तो हमको अपने अवसर बचाने हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं इस भ्रांतियां में रहते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और हम समाज के लिए, देश के लिए हम आगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है। शिक्षा से ही सब कुछ होना भी है।
लेकिन कहीं ना कहीं समाज में और देश में भागीदारी भी करनी होगी आपको, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई भी आपकी सुनने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये जानना होगा कि जो हमको रोना पड़ेगा, हमको जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए इस सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, जो गलत नीतियों के द्वारा हमारी व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो उसको ये कड़ी चुनौती होगी। और मैं अपने समाज और जो हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में जो बेरोजगारों की जो संसद लगाई है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जब तक आप हिस्सा नहीं लोगे तब तक आपका हमारा जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि बोला गया है, युवाओं के लिए बोला गया है, जहां थोड़ा याद नहीं आ रहा है, युवाओं के लिए बोला गया, जब तक कि युवा बाहर नहीं निकलेंगे तब तक क्रांति नहीं आती है। क्योंकि क्रांति जब जब आई है, जब जब युवा बाहर निकले हैं। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय मुन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी वक्ता की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय दीपक कुमार जी, प्रदेश सचिव भारतीय रोजगार मोर्चा उत्तर प्रदेश, माननीय दीपक कुमार जी, मैं उनसे अपील करता हूँ वो डायस पर आए और अपनी बात रखते हैं। माननीय दीपक कुमार जी। हेलो, जय मुन्नावासी साथियों। स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 40 करोड़ युवा बेरोजगार है। हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सभी क्षेत्रों का निजीकरण। हेलो हेलो हेलो, सरकार किसी भी क्षेत्र में संख्या के अनुपात में रोजगार नहीं दे रही है। सरकार की घटिया नीति की वजह से आज बेरोजगारी में देश की लंगर लग चुकी है। अब तक रोजगार की हम बेरोजगारी का भत्ता केंद्र एवं राज्य सरकार ने 7:40 का अनुपात में देना चाहिए। कक्षा 10 से 12 तक बेरोजगारों को 8,000 कक्षा 12 से ग्रेजुएशन तक 10,000 प्रति माह देना चाहिए। निजीकरण बंद किया जाए अथवा निजीकरण में आरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए। हर क्षेत्र में संख्या के अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। सभी सरकारी रिक्तियां जल्द से जल्द भरी जानी चाहिए। हर साल कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाकर प्रोग्राम का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की बंद की गई स्कॉलरशिप चालू की जानी चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीपक कुमार जी। साथियों, वक्ता की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा माननीय बलबीर सिंह, युवा छात्र अलीगढ़, वो डाइस पर आए और अपनी बात रखे। माननीय बलबीर सिंह, युवा छात्र अलीगढ़, उनसे मैं अपील करता हूँ डाइस पर आए, अपनी बात रखें। हेलो, मैं मूल्यवान बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे दिमाग पर इस सर्वण लोगों ने जो कब्जा कर रखा है प्राचीन काल से, वो आज तक हमारे दिमाग पर हावी है।
हम तब भी आज़ाद नहीं थे और आज भी आज़ाद नहीं हैं। तब भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। SC, BC, माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन उस पढ़ाई का उन्हें कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा। बाबा साहब ने इतनी बड़ी मेहनत की, लोगों को जगाया, अथक प्रयास किए, लेकिन जो SC, BC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने उनकी बातों को सुना, पढ़ा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके अथक प्रयासों के साथ चले। भाइयों, हमारे साथ जो श्रवण लोग हैं, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, ना ही आज वो चाह रहे हैं। सरकार के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं, वही लोग हम पर राज कर रहे हैं और पहले भी करते आ रहे हैं। भाइयों, मैं चाहता हूँ भारतीय बेरोजगार मोर्चा, हमारे भाइयों ने मेहनत से इस संगठन को जोड़ा है। हम लोग इसका पूर्ण रूप से साथ दें और संगठित रहें, संगठित रहकर इस अथक प्रयास को के साथ लड़ाई करें, जो कि सर्वों लोगों को हम उनका जवाब दे सकें। भाइयों, जो शुरू से इन्होंने हमारे दिमाग पर ऐसा कब्जा कर रखा है, उनकी गलत नीति, गलत बातें हमको अच्छी लगती हैं और आज भी हम शहर और गांव में उनकी बातों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग पर कब्जा ऐसा कर लिया है, क्योंकि हम उठने का प्रयास नहीं कर पाते। एक तो व्यक्ति उठ भी आता है, अपने ही खुद लोग उसको दबा देते हैं, अरे भाई बैठ जा, देख खतरनाक लोग हैं और ताकतवर लोग हैं, हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। अपने ही लोग कटवा देते हैं। अब थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति प्रयास करता भी है तो जब से बैठ जाता है, भाई मेरे घर के लोग मुझे बैठा रहे हैं तो मुझे बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमको नहीं बैठना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। भाइयों, जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर भी श्रवण लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहां आप जाओगे, एग्रीमेंट कराते हैं, भाई साहब ने बताया था कि 3 साल का एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट कराते हैं। जो लोग एग्रीमेंट हमसे कराते हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है वहां पर काम करने की, 12 घंटे और 15 घंटे काम करने के लिए। लेकिन हमारे ऊपर वहां पर भी वही लोग बैठे हुए हैं जो हम पर पहले से दिमाग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। हम ये चाहते हैं अपने पढ़ाई का अच्छी तरीके से लाभ उठाएं और उस शिक्षा का जो हमने ग्रहण की है, अपने भाइयों और मार्गदर्शक जो लोग व्यक्ति हैं समाज के, उनसे मार्गदर्शन देके अथक प्रयास करें और उनसे मुकाबला करें, संघर्ष करें। मैं अपनी वाणी को नहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि कभी भी ना हारें, ना हार का मुँह देखें। हम हमेशा जीतते रहेंगे, जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। जय बोलो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बलवीर सिंह, युवा छात्र अलीगढ़। साथियों, मैं संचालन का जो माइक है मैं अजहर माननीय बकार अजहर जी को दे रहा हूँ। साथियों, क्योंकि लोग हमारे डिस्टर्ब ज़्यादा करने की भूल ज़्यादा होती है, तो साथियों हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, हमें अनुशासन में रहना सीखना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम को हम शुरू करने हैं तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर अनुशासन नहीं होता है तो वो शासक कैसे बनेगा? तो साथियों, ये बातें हम लोग को पहले ध्यान रखना चाहिए। साथियों, मैं वक्ता की कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ माननीय, समय को ध्यान में रखते हुए माननीय अरविंद कुमार जी वो आए और अपनी बात रखें। और साथियों, वक्ता की
तो इस बुलाने में आमिर मिंटू जी से मैं अपील करूंगा वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सॉरी, मोहम्मद नईम सर जी आए, शोध छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, वो डायस पर आए और मंच पर आए अपनी बात रखते हैं। आज जो संसद लगाया है बहुत प्रमुख प्रधान है। जो संसद बहुत पहले लगनी चाहिए, लेकिन ये संसद लगा बहुत अच्छी बात है। समय बहुत नजदीक है, गंभीर है। ऐसी स्थिति में हमें ये बेरोजगार भारत में हम 3 जगह बांटे जाते हैं, 3 हिस्सा है हमारे, इसको हमें समझना होगा। प्रथम प्रमुख प्रधान है, दूसरा मध्य है, तीसरा अंत है। जो स्लीपर है, जो मजदूर है, दस्तकार है, और जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त करके जो सामान्य की तरफ भागता है, क्योंकि उसका रास्ता ही एक जगह है, रास्ता अधिक है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी वो भी मध्य की तरफ भागता है और जो है उसके हाथ वो भी नहीं लगता। ये बेरोजगार संसद जो लगाया है, इसे एक एक कड़ी को समझना होगा, एक एक शब्द की शब्दावली को जानना होगा। बड़ी गंभीर चिंतन की व्यवस्था है। हम लोग तमाम भाषण करते हैं, लेकिन जब भाषण करके समाज में जाते हैं तो बस भाषण करने के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए जहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से और मंच पे आए उपस्थित सभी उपस्थित क्षेत्र में प्रतिक्रम में अपने कार्य कर रहे उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि समाज में एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, बहुत अधिक, और एक आंतरिक दृष्टि की और अधिक से अधिक आंतरिक दृष्टि में डालनी होगी। चिंतन की व्यवस्था और गहन अध्ययन की व्यापकता को समझना होगा। जब हम इन्हीं कड़ी में इन समस्याओं का समाधान जब हम जाते हैं किसी के पास, तो वो यही सबसे पहले प्रश्न करता है कि हमें आपके साथ जाने में क्या लाभ मिलेगा। तो ऐसी बात कब आती है, क्योंकि वह बेरोजगारी से जूझ रहा है, दस्तकार है, खूब अच्छा दस्तकार है, लेकिन भारत की स्थिति इस प्रकार से है कि वो दस्तकारी भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। अगर किसी भी तरीका से वो छोटी मोटी एक एब्रॉड भी हो जाता है तो वह उसके पीछे इतनी समस्या है कि वो खुल करके समाज में अपना व्यक्तित्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक गंभीर स्थिति और भी है। जहाँ जो पैसा आता है उसका घर ठीक प्रकार से भी वह भी अपना पूरा अमल प्राप्त नहीं कर पाता, वो भी पछड़ जाता है। समझना होगा। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, संक्षेप में भी कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारी वो है अविद्या। जिस दिन हमारे दिमाग से अविद्या निकल जाएगी, हम पूर्ण रूप में परिवर्तित होने लगेंगे। कोई दुनिया की ताकत शक्ति नहीं है जो हमें रोक जाए। इसीलिए बड़े गहन के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ हमें लड़ना होगा। आज स्थिति आर पार की स्थिति है, जो पूर्ण आर पार है, और हमें मरना नहीं है, मारना है। कहने का मतलब सबसे पहले हमें अपनी अविद्या को मार लेंगे तो शस्त्र को जीत देंगे। हमारे अंदर अविद्या ही है, हमें जीतने का कोई गुण ही नहीं पता, तो हम कैसे जीत लेंगे। इसीलिए यहाँ हम जिस तरीका से एकत्रित हुए बहुत कम संख्या है, और इस कम संख्या में हम इस तरीका से नहीं, लेकिन हमें क्षेत्र में जाकर के काम करना है। ये बेरोजगारी संसद कोई मामूली संसद नहीं है, ये मंच भी कोई मामूली संसद नहीं है। और ये जहाँ जिस तरीका से संगठन जो काम करता है वह एक वृक्ष की तरह है, बट वृक्ष की तरह है, जहाँ से कोई भी एक बीज उत्पन्न होता है वो बहुत बड़ा हजारों वृक्ष उत्पन्न लगा सकता है, क्योंकि वह अविद्या के अभाव में आकर वो भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए हमें सबसे पहले मानसिक स्थिति को ठीक तरीका से दुरुस्त करना होगा, समझना होगा, और इस स्थिति को जो त्रुटियां हैं उसे बाहर निकाल करके हमें ठीक परस्पर समाज में हमें गंभीरता से व्यवहार करना होगा। तभी हम इस बेरोजगारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। बेगुन अपना बजाना चाहते हैं तो हमें बड़ी गहनता से काम करना होगा। हमें अपने मंच को मजबूत बनाए रखने के लिए ये बेरोजगारी को गंभीर तरीके से समझना है। इस नीली बातों को अपनी बात बराबर करते हुए जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
विजय कुमार जी, साथियों मैं मंच पे बुलाने के लिए मोहम्मद नाइम सर जी को मैं अपील करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथियों 2 मिनट में समय का ध्यान रखते हुए माननीय विजय कुमार जी से मैं अपील करूँगा वो अपनी बात रखें। माननीय विजय कुमार जी। जय मूल निवासी सभी साथियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज साइंस आर्ट से बीएससी, बीएड, सीटेट क्वालिफाई आज इन गलियों में बेरोजगार घूम रहा है। आज मैं बड़ी समस्या के साथ में अपनी बात को रखना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार के लिए बोलना चाहूंगा, मेरे भारत देश के पढ़े लिखे बहनों और भाइयों को रोजगार न देकर उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हो। अडानी अंबानी के दलालों तुम छोड़ दो कुर्सी, अडानी अंबानी के दलालों तुम छोड़ दो कुर्सी। ये मेरा भारत देश बलिदानों की धरती है। ये हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाबा साहब अम्बेडकर जी की धरती है। क्यों इसे नीलाम कर रहे हो? क्यों इसे नीलाम कर रहे हो? बड़ी समस्या है हमारे देश में कि हमारे देश के युवाओं को किस तरह मोड़ा जा रहा है। हमारे देश के युवाओं को बेरोजगारी की तरफ मोड़ा जा रहा है और उन्हें धर्मों की तरफ भटकाया जा रहा है। उन्हें रोजगार न देकर उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को खूब अच्छे से मालूम है अगर देश का भविष्य है तो वो युवा है। अगर युवा ताकतवर होता है, जिस देश का युवा ताकतवर होता है वो देश ताकतवर होता है। तो हमारी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। और वो मेरा मानना है जब वो देश के युवाओं को कमजोर कर रहे हैं तो देश के कमजोर कर रहे हैं। और ऐसे देश के कमजोर करने वाले भारतवासी नहीं हो सकते। वो देश को लूटने आए हैं, वो देशद्रोही हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज ये मैं जिन गलियों से, पगडंडियों से गुजरते हुए, गांव से गुजरते हुए इन सड़कों पर शहर की गलियों में घूमता हूं तो अपने भाइयों को, बेरोजगार बहनों को देखता हूं वो किस तरह से इस देश में अपने बेरोजगारी को लेकर घूम रहे हैं। वो किस तरह की उदासी की जिंदगी जी रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ऐसे भारत देश में जन्म लिया जहाँ की सरकार है देश की तरफ ध्यान न देकर वो दलाल बने बैठे हैं, अडानी अंबानी की तरफ ध्यान दे रही है। तो बड़ी गंभीर समस्या है और इस पर सरकार को विचार करे या ना करे, मगर मेरे देश के युवा, मेरे भाई इस समस्या पर बहुत गहराई से विचार करें। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमको गुलाम बना दिया जाएगा। जब हमें इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, लाखों रुपया खर्च करने के बाद में हमें रोजगार नहीं मिल रहा तो वो हमें इस देश में जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी के लिए जय निवासी, जय श्रीराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय कुमार जी, वो हाथरस से थे और ने बहुत अच्छी बात रखी। साथियों जो कार्यक्रम है हम लोग संसद चला रहे हैं तो साथियों जो भी वक्ता है उन्हें टाइम का बहुत बड़ा हम लोग को मैनेजमेंट करना है। क्योंकि साथियों हम लोग अभी यहाँ हम संसद लगा रहे हैं, आपको दिल्ली में संसद चलाने का मौका मिलेगा। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। तो साथियों क्योंकि दिमाग में जब हम बैठाएंगे तभी तो होगा। तो साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमको टाइम हम लोग को अपना मैनेजमेंट करना चाहिए और टाइम के आधार पे हम लोग को यहाँ पर बोलना चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ। साथियों अगले वक्ता के तौर पे मैं बुलाना चाहूँगा माननीय बकार अजहर जी, वो आए और अपनी बात रखें। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुलाइस पर आए, अपनी बात रखते माननीय बकार अजहर जी। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। साथियों आज 21 तारीख को ये बेरोजगारों की संसद के नाम से जो कार्यक्रम अलीगढ़ में लगाया गया है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लगाया गया है। साथियों इस कार्यक्रम को लगाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी
क्यों हम इस कार्यक्रम को लगा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार बिल्कुल किसी भी तरह से रोजगार देने में असमर्थ हो गई। बीजेपी सरकार के पास जितने भी मुद्दे हैं, वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो मकान देने का मुद्दा हो, या आपका बेरोजगार देने का मुद्दा हो, वो हर मुद्दे में विफल हो गई है साथियों। इसीलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा, ये बेरोजगार संसद हम लोगों ने लगाई है। और बीजेपी सरकार के पास अभी क्या मुद्दे हैं, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार ने अभी चुनाव में जो मुद्दे हैं, चुनावी लड़ने के जो मुद्दे होते हैं, उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ कुछ मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा उनके पास था। अभी राम मंदिर का काम लगातार चालू है, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी के लोग वोट नहीं मांग सकते। इसी प्रकार दूसरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उनके पास था। वो भी मुद्दा, हमारा जो संगठन बांगसेप है और बांगसेप के ऑफशूट विंग जितने भी 78-77 ऑफशूट विंग्स हैं, उनके कार्यक्रम लगातार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हर दिन 3000 कार्यक्रम इस देश में लगातार हर कोने कोने में होते हैं। उस वजह से जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भारत में जीरो के बराबर हो गए हैं। उन लोगों के पास, जो लोग सांप्रदायिक दंगों के नाम पर सरकार बनाते थे, उनके पास अब वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं बचा। इसीलिए उन लोगों ने एक नया मामला अभी सामने लेके आए हैं, जैसे अभी ये अतीक अहमद वाला मामला हुआ साथियों, बिल्कुल नया एक ताजा मामला है। अतीक अहमद वाला मामला हुआ, उन लोगों के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोगों को दिखा देना चाहते हैं मीडिया के सपोर्ट से। जो इस देश में तथाकथित मीडिया है, उन्हीं के लिए काम करने वाली मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया क्या दिखाती है? मीडिया दिखाती है कि यूपी सरकार या केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से क्राइम बिल्कुल जीरो हो गया, ना के बराबर क्राइम हो गया। लेकिन एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एक मैं अभी रिकॉर्ड मैंने पढ़ी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एनसीआरबी की 2017 से और 2020 के बीच 29,738 मामले, कम संख्या नहीं है, छोटी संख्या नहीं होती साथियों, 29,738 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मीडिया दिखा रही है, क्या दिखा रही है कि योगी सरकार में क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो साथियों, इस वजह से रोजगार हम लोगों का अधिकार है, शिक्षा हम लोगों का अधिकार है। वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग किसी भी प्रकार से इन नीतियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और बांगसेप के 78 ऑफशूट विंग्स डेली भारत के कोने कोने में कार्यक्रम कर रहे हैं साथियों। ये संसद हम लोगों ने इसीलिए लगाई है कि 2024 का जो मेन चुनाव है, उस चुनाव में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोगों का बड़ा दखल होगा। हम लोग सरकार बनने देने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों से रोजगार का वादा नहीं किया जाएगा, तब तक हम सरकार बनने देने वाले नहीं है साथियों। समय का अभाव है, मैं इन्हीं बातों के बीच अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वकार अजहर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथ ही उन्होंने अपनी बात इस बेरोजगारी की संसद में रखी। साथियों, जो भी वक्ता हैं साथियों, मैं उनसे अपील करूंगा, क्योंकि साथियों ये बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम है, तो सभी साथियों से जो वक्ता इसमें आप लोगों को हम लोग मौका दे रहे हैं, तो साथियों आप लोगों से अपील करूंगा कि विषय पर ही अपनी बात रखें। कि साथियों, इस विषय जो लगाया गया है, उधर उधर की हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है, हमको विषय पे ही करना है। क्योंकि जिस आदमी का निशाना, अगर हम लोग तीर चलाते हैं, अगर निशाना हमारा अगर उस पर नहीं होगा, तो तीर हमारा जो है निशाने पर नहीं लगेगा। तो साथियों, हम लोग को जो सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट की चर्चा करें।
साथियों, अगले वक्ता की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा माननीय मोहम्मद नाइम, शोधकर्ता छात्र, मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अलीगढ़। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो डायस पर आए और अपनी बात रखें। माननीय मोहम्मद नाइम साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमान इकराम और सामने बैठे मेरे सभी अजीज दोस्त और दूर दूर से आए सभी मोहतरम और सामान्य जय मुरलीवास। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद पाकसेठ के भारतीय बेरोजगार मोर्चा के मंच पर मुझे आने का मौका मिला। तो मुझे खबर मिली तो काफ़ी एक्साइटमेंट और निरंतर उत्साह था, क्योंकि मैं 2017-16 के शुरू में पाकसेठ से जुड़ा हुआ हूँ अपनी ग्रेजुएशन के पहले साल से, और बहुत करीब से मैंने इस संगठन की जो रूट्स हैं, जड़े हैं और इसके विचार हैं, उसको जाना है। प्रोफेसर विलास खैरात साहब के साथ रहकर मेरी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हुई। उस दौरान सही बात यह है कि मुझे क्लास में कम और हिस्ट्री प्रोफेसर विलास खैरात साहब से ज़्यादा समझने को मिलती थी, और एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया मुझे बगैर तैयारी के वो मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाती थी। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो मैं थोड़ा ये प्रोग्राम में आना जाना मेरा कम हो गया। बहरहाल आज मुझे आने का मौका मिला। इस बात को लेकर मैं सभी इंतजामिया जो इंतजाम करने वाले लोग हैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल रमज़ान की वजह से इस तरह से ज़हनी तौर पर मैं तैयार नहीं था, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस साल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में इंक्रीमेंट आया है वो 7.45 लगभग 8% तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ा है, और 30-31 मिलियन से लेकर 33 मिलियन तक जो यूथ है वो बेरोजगार हुए। और ये बड़ी दुविधा की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन ये सारे आंकड़े स्क्रीन तक और पेपर तक महदूद है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो चाहते यही है, बल्कि इससे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज वो इस लायक ही नहीं है कि उनको किसी काम को करने को दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे लोगों में अनहैप्पीनेस, मायूसी, डिप्रेशन ये ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। आज अनहैप्पीनेस जो रैंक है उसमें इंडिया 100 पायदान से ऊपर पहुंच चुका है। तो इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और जैसे ये निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं, इसे देखते हुए लगता है कि और ज़्यादा बढ़ने वाला है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े या क्राइम ज़्यादा बढ़े। उनको सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट यानी अडानी और अंबानी को खुश करना है, या उनसे जो मोटे खर्च इलेक्शन में होते हैं उनसे वो डील करनी है। बहरहाल अगर हम संगठन की जो विचारधारा है उसको लेकर काम करेंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी हल हो सकता है। जैसे मुद्दा ये है, रूट इसकी विचारधारा ये है कि हम लोगों को इक्वलिटी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये हमारा दावा है कि SC/ST, OBC और माइनॉरिटी ये मूल निवासी है, लेकिन ज़मीन पर सही से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो रहा है। जैसे मार्केट में वो कंपनीज जो SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज के नाम पर रजिस्टर्ड है, हमें एक ऐसी सूची बनानी चाहिए कि उन कंपनीज से ही हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल और बाय करें। जो स्वर्ण जाति की कंपनी
ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करके हमें उनके प्रोडक्ट से बाय करने से और सेल करने से बचना चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और हमारे इस संगठन को जितना मजबूत संगठन है कि घर घर तक पहुंचा हुआ है, ये शो ऑफ भी कराना चाहिए कि हमारी जो मूल निवासियों की कंपनीज है, चाहे लोकल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शो ऑफ कराना चाहिए कि ये हमारे लोगों की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें ही खरीदना चाहिए और इन्हें ही बाय करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे लोगों के अंदर रोजगार बढ़ेगा। बहरहाल मेरा रोजा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद नाइम साहब, शोध छात्र यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो साथियों, आप लोगों के सामने उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। साथियों, अभी हमारा सवाल का सेक्शन चलेगा। साथियों, ये संसद है, जो साथी बाहर जा रहे हैं रुक जाइए। साथियों, अभी हम लोग ये जो माइक है आपके पास जाएगा। और साथियों, प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है जो सरकार से आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए। और साथियों, जो सवाल आप पूछेंगे वो यहाँ पर मंच पे नोट होंगे। तो साथियों, माइक जो अभी आपके पास आने वाला है, तो सरकार से आपको सवाल करना है। सवाल क्या करना है? जो बढ़ती बेरोजगारी है, रोजगार नहीं दे रही है, इसी संदर्भ में आपको सवाल पूछना है। तो साथियों, माइक लेके हम आपके पास आ रहे हैं, तो आप लोग जो भी आपका सवाल है सरकार से वो कर सकते हैं आप। रखिए बात, नहीं आपका ओपिनियन हो, नहीं है कोई ओपिनियन तो आप साथियों, जो मैंने अभी जो मैक आपको दिया है, ये मैक के माध्यम से सरकार को आपको सवाल पूछना है। साथियों, मैंने पहले ही कहा कि ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये संसद है। तो संसद में अपनी समस्याओं को आपको रखने का पूरा अधिकार है। तो जो भी आपको ये मैक के माध्यम से आपको सवाल पूछना है और हमारे अध्यक्ष जी इस सवाल को नोट करेंगे, तो ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। मैं सरकार से सवाल पूछूं? हेलो, सबसे पहले साथियों अपना इंट्रोडक्शन में नाम बताना है, एजुकेशन बताना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो साथियों पूछें। चालू है, चालू। मेरा नाम विजय कुमार, मेरी एजुकेशन BSc साइंस है, B.Ed C.Tech क्वालिफाइड। मेरा सरकार से ये सवाल है कि अगर बच्चा में 12th पास भी करता है तो उसके पास में योग्यता होती है, वो मेहनत की वजह पर पास करके जिलाध्यक्ष विद्यार्थी मोर्चा से का सवाल है पहला सरकार से। सरकार जो है सरकारी नौकरियों में जो आवेदन निकालती है SSC, रेलवे, पुलिस या UPSC, उसमें जब ये आवेदन निकालती है तो कोई ऐसी निश्चित डेट फाइनल नहीं करती है कि कब उसका एग्जाम होगा, कब उसकी भर्ती होगी, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो पहले तो ये सरकार कोई भी विभाग से जब सरकारी नौकरियां निकाले तो उसकी एक डेट सेट करे ताकि युवाओं को ये पता चल जाए जो बेरोजगार हैं। मैंने देखा है PhD वाला व्यक्ति 4 साल और पढ़ रहा है, केवल सरकारी नौकरियों की तैयारी करता है, लेकिन वो केवल इसीलिए रुका हुआ है कि आवेदन निकल गया कि उसका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट क्लियर नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो रणनीति बनाए और डेट जो है उनको फाइनल करें कि कब आवेदन निकलेगा, आवेदन के बाद उसका जो एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बाद उसकी भर्ती कब होगी, वो डेट टू डेट होगा। तो मुझे लगता है जो युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, जो बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, वो नहीं तो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाते उसके चक्कर में, तो कहीं ना कहीं सरकार को पहला मुद्दा ये रखना है। और दूसरा, जो प्राइवेट क्षेत्र है, मैंने देखा क्षेत्रों में जिनकी जो कंपनी होती हैं, जिसके MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ही लोगों को वहां पर अच्छे पदों पर भेजते हैं। तो एक मिडिल फैमिली का जब कोई व्यक्ति, जैसे भाई ने बताया कि मेरे पास जो एजुकेशन है, मेरे पास एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिल पाती है,
अगर मैंने बीटेक किया है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती है, उसकी वजह 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। इसका एक मेन मुख्य कारण ये है, जो सरकार जो निजी विभाग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें एक आरक्षण लागू हो ताकि जो लोग मिडिल फैमिली से आते हैं उनको उसकी भागीदारी मिले और जो उन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंग उनका वेतन मिले। भाई जितनी उनकी शिक्षा होगी उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन मिलेगा, तब तक नहीं ये संभव होगा मुझे लग रहा है जब तक प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण देंगे। अगर ये वाली व्यवस्था लागू होती है तो उनको राजी राजी देना पड़ेगा, जो एक कानूनी अधिकार भी बनना चाहिए युवाओं के लिए। मांग तो मेरा निवासी, मेरा नाम मनीष कुमार माहौर है और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं ये जैसे कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई बच्चा यानी पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार जिम्मेदारी करती है तो उसे पढ़ाए। लेकिन इस समय मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई अपने खर्चे से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कहीं भी मैं जाऊँ किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ यही है कि अपने खर्चे पर रिजर्वेशन यानी कि जो कहते हैं आप स्कॉलरशिप बेस पे आप पढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी स्कॉलरशिप को आप खत्म पूरी तरह से आप इस तरह से नहीं कर सकते। मेरा जय मूल्यवान, मेरा नाम आकाश है, करता हूँ। मैं सरकार से यही क्वेश्चन है, जब आप लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं, ये करती बीटेक करती आपने कोई भी डिग्री कर दी, उसके लिए सरकारी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, 3-4 साल से कंपटीशन में भी दे रहे हैं, तो सब लोग तो कंपटीशन में नहीं जॉब लगी सबकी, लेकिन जो टॉपर लोग जो है वो तो ये जाएंगे। मेरा मानना है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा, उसको रोजगार कहाँ मिलेगा। मेरा सरकार से ये कहना है कि इतना कंपटीशन सब क्यों है और जो एवरेज स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा। मेरा नाम शिवशंकर माहौर है, मैं हाथरस जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि आज भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत घाट पे पा चुकी है। पहले हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि हम पढ़ते थे 5 साल 10 साल 8 साल पर नौकरियां लग जाती थी हमारी सरकारी ऐसे। तो आज 10 साल 12 साल BEd MSc BCom BEd करके हम नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं। सरकार का मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक वैकेंसी निकाले और हमको गवर्नमेंट जॉब दे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय भीम नवोदय। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ और मैं इंटरमीडिएट में करता हूँ। मेरे सरकार से एक ही प्रश्न है कि लोगों में जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप होती है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। यदि कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके जो स्कॉलरशिप जो है उस साल में नहीं आ पाती है। तो मेरा एक ही मानना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है सिंपल वे में दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम रोहित कुमार है, हाथरस से और ये शिक्षक है और मैं दस्तकार हूँ। जब से भारत में संविधान बना हुआ है और जब से उन्हीं का सत्ता पे एक कब्जा है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि सरकार से एक प्रश्न है कि इतने समय से आप निरंतर किसी न किसी रूप से शासन करते आ रहे हैं, तो इसमें एक समझना उन्हें है कि वो दावा भी करते हैं कि हम सरकार अच्छी चलाते हैं, सरकार हमारी अच्छी है और भविष्य में चुनाव में हमने वादे भी करते हैं। उसको सबको नजरअंदाज करते हुए वे एक शासन जब अपने हाथ में आ जाता है तो वो हमें सोचना चाहिए उनको सरकार को कि हमारा भी एक कर्तव्य है कि जो मध्यम वर्ग, कम से कम मध्यम वर्ग और थर्ड वर्ग का जो व्यक्ति है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी के समान होते रहे। तो ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी ठीक न रहेगी तो वो भी अपने भी मकान भी किस तरीके से अच्छे बना पाएंगे। इसलिए ये बड़े चिंतन का प्रश्न कर रहा हूँ मैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि अपनी इन ऐसी व्यवस्थाओं को निकाल फेंकें और या तो अपने आप को सिद्ध करें कि हम खेले गए, क्यों कि
शिक्षा का अभाव देश में कम नहीं है, लेकिन बेरोजगारी का अभाव अधिक है। इसीलिए सरकार से मेरा बार बार विनम्र निवेदन है कि ऐसी सरकार चलाने से अपने हाथों को पीछे हटा लें और बिल्कुल संन्यास ले लें। कभी किसी प्रकार की सरकार के में चलाने के लिए विचार भी उत्पन्न ना करें। यही मेरा प्रश्न है। दोबारा अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा ये प्रश्न सरकार से न होकर मैं बेरोजगारों की संसद से है। मेरा मानना है कि जो लोग आजकल युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनमें युवाओं की कमी न होकर सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। जैसे कि मैं अपने साथ में एक वाक्य को बताता हूँ। मैंने एक एग्जाम दिया और बीटेक के लिए, और उसमें कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई किया, पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो मैं चाहता था मैं स्कॉलर बेस पे एडमिशन मिल जाए, पर मैंने 20 कॉलेजों को मैं ट्राई किया, पर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है। इसके लिए ये बेरोजगार की संसद क्या कदम उठाएगी? थैंक यू मैडम। और किसी साथी का कोई सवाल? सभी साथियों को जय मूल्यवान की। मेरा नाम जोगिंद्र पवार है और मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। इस तरह मैं जो है LLB सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ। मेरे सरकार से ये सवाल है, जिससे कि आप सब लोग जानते हैं सरकार का क्या कार्य होता है। सरकार कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं देश को चलाने का काम करती है, और देश को चलाने का काम करती है इसका मतलब क्या आता है? तो बात वही आती है, ये देश को चलाने का काम करती है तो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए काम करती है और देश के विकास के लिए काम करती है। ये देश के लिए हित के लिए काम करती है, तो ये देश की सरकार जो है इस तरह पर जो है नए नए कानूनों को क्यों पास कर रही है? उससे जो है देश में जो है क्या फायदा हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या वाकई में कानूनों से विकास हो रहा है? यदि हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है? तो हम लोगों को ये बताएंगे किस तरह से विकास हो रहा है और विकास कितने पैमाने तक पहुंच चुका है। यही पूछना मेरा चाहता था। धन्यवाद। सभी साथियों का सवाल हो चुका हो तो कहते हैं साथियों, अभी जो मैं आपके पास गया और साथियों इन लोगों ने आधे घंटे के लिए सवाल जवाब का सेक्शन चलाया। आप लोगों ने सरकार से सवाल पूछे। साथियों हम लोग पुनः इस सवाल जवाब सेक्शन के बाद में हम लोग कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने जा रहे हैं। मैं साथियों वक्ता की गणित में बुलाना चाहूँगा माननीय गजेंद्र सिंह निर्मल, कार्यकारी अध्यक्ष माता राव यूनिट का छात्रावास अलीगढ़ का उनसे अपील करता हूँ वो ऐज पर आए अपनी बात रखते हैं। हेलो, आवाज सही आ रही? विश्व को शांति का संदेश देने वाले, इस दुनिया को मध्यम मार्ग की राह दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गरीबियों को मान, नारी को सम्मान और भारत को एक सुंदर सा संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, नारी शिक्षा के अग्रदूत और सत्य शोधक समाज के संस्थापक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के विचारों को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज के विचारों को नमन करते हुए, छात्रवृत्ति के जनक शाहजी गायकवाड़ के विचारों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे वो नायक, वो महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए, उत्थान के लिए, इस विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उनके सभी को विचारों को नमन करते हुए, इस भारत में जन्मे वो वीर सपूत
वो वीरांगनाएं जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है, उनके विचारों को नमन करते हुए इस देश में जन्मे सभी संत ऋषि मुनि जिन्होंने इस इंसान को इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया, उनके विचारों को नमन करते हुए इस भारत में कमेरा जाति के वे लोग जिन्होंने इस देश को रहने लायक बनाया, उनके विचारों को नमन करते हुए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों की संसद में इस मंच पर विराजमान मंचासीन सभी सम्मानित मेरे मुख्य अतिथि व सभी पदाधिकारी, इस प्रांगण में इस चार दीवारी में उपस्थित सभी श्रोतागण, सभी के लिए नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरी पहचान गजेंद्र सिंह निर्मल के नाम से है। पता गांव खानपुर किठौली, डाकखाना ककेथल, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़। मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातक शिक्षा छात्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम मैं किया हुआ हूं। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। एक बेरोजगार भीड़ का हिस्सा हूं। माता रमाबाई अम्बेडकर राजकीय छात्रावास का राउत अध्यक्ष हूं और मैंने कई सारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन मेरा अभी तक कहीं अंतिम चयन नहीं हो पाया है। लॉर्ड बोथा एजुकेशन सोसाइटी जिला यूनिट अलीगढ़ का मैं एक जिला महासचिव भी हूं, जिसके संगठन के माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को गांव में जाकर के कैडर के माध्यम से शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल यह है, माफी चाहूंगा मैं, समय आपसे ज्यादा लूंगा मैं, समय वैसे कम नहीं है, समय काफी है, क्योंकि हमें सबसे पहले बोल के यही डराया जाता है कि समय का अभाव है, क्योंकि वो लोग तो हमारा समय काटते रहते हैं और हमारे लोग भी हमारा समय भी हमसे ही काटते हैं। तो मैं आपसे समय ज्यादा लूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कि बाजार की प्रचलित दर पर जब किसी व्यक्ति को काम न मिले तो वो बेरोजगार। उसमें बहुत सारी बेरोजगारों की कैटेगरी है, बहुत सारे भागों उसको बांट रखा है। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी। लेकिन हम जिस बेरोजगारी के लिए इकट्ठा हुए, जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, वो है हमारी शैक्षिक बेरोजगारी। कि हम शिक्षित होकर के भी हम बेरोजगार हैं और हमें क्यों रोजगार नहीं मिल पा रहा, और हम शिक्षित होकर के भी बेरोजगार हैं। तो दूसरा सवाल यह है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, या आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, या वो स्कूल जिम्मेदार है, या वो शिक्षक जिम्मेदार है, या ये एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, या वो सरकार जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अगर साथियों इस बात के लिए आप चिंतन करेंगे, चिंता की जगह अगर चिंतन करेंगे, तो जिम्मेदार सब हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप दोष नहीं दे सकते। आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं, आपके माता पिता भी जिम्मेदार हैं, वो स्कूल भी जिम्मेदार है, वो शिक्षक भी जिम्मेदार है, वो एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है, वो सरकार भी जिम्मेदार है। तो कमियां सब में होती है, सब गलतियां करते हैं। तीसरा सवाल मेरा यह है कि यहाँ बहुत लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और नौकरी कर रहे होंगे, उन्हें अनुभव होगा कि पहले की भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से हुआ करती थी और आज की भर्ती प्रक्रिया का क्या दौर है। कि जब भी कोई पहले विज्ञप्ति आती थी तो दुकान पर देखने के जाया करते थे, वहां पर एक प्रोफार्मा लगा होता था, देख कर पता चल जाता कि कोई वैकेंसी आई हुई है। वहां से फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म को भरते 20 रुपए का, 40 रुपए का, 10 रुपए का टारगेट लगाया, उसको जमा कर दिया। और सिर्फ इतना ही खर्चा हुआ करता था किसी फॉर्म को भरने में या किसी में आवेदन करने के लिए। जो भी आप
सूचना जारी की जाती थी उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा होता था कि भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरुआत होगी, कैसे उसका अंतिम चयन होगा। उसके बाद उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब से ये ऑनलाइन वाला ये प्रक्रिया शुरुआत हुई है, जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरुआत हुई है, तब से शिक्षा का दौर, ये भर्ती प्रक्रिया का दौर एक नया बदल गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सरकार ने अपने व्यापार का माध्यम ढूंढा है कि अब कोई ऑनलाइन पेपर आता है, कोई विज्ञप्ति आती है, तो उसमें देखो जहां 10 रुपए और 20 रुपए का डाक टिकट लेकर हमारा आवेदन होता था, आज उनकी फीस किसी भी वैकेंसी आ जाए उसमें 500 रुपए से नीचे किसी की फीस नहीं होती। जैसे कि अभी एक यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट है, उसमें टीजीटी की वैकेंसी आ जाए, जेई की वैकेंसी आ जाए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी आ जाए, किसी की भी वैकेंसी आ जाए, उसमें फीस 1180 रुपए। सीटेट का फॉर्म आ जाए, यूपी टेट का फॉर्म आ जाए, उसमें फीस 1200 रुपए। कोई सा भी फॉर्म आ जाए, अगर 2 फॉर्म अगर कोई छात्र भर देता तो महीने का 15 दिन का राशन का पैसा चला जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। इस सवाल का चिंतन होना चाहिए, यह बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि सब पढ़ने वाले छात्र, सब मेहनत कश मजदूर के लोग जो होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी खर्चे की होती है, और 2 फॉर्म भरने में 15 दिन का राशन का पैसा चला जाता है। फिर फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, कोई पता नहीं कि परीक्षा कब होगी। उसके लिए आप आंदोलन कीजिए, सरकार को ज्ञापन दीजिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, जब जाकर के परीक्षा की डेट घोषित की जाएगी। जब हम परीक्षा देने जाएंगे, सेंटर बहुत बहुत दूर बना दिए जाएंगे, परेशानी में जाइए, किराया भाड़ा खर्च कीजिए, बसों से जाइए, ट्रेनों से जाइए, धक्का मुक्की करिए। हम तो फिर भी चल लेते हैं, लेकिन हमारे समाज, हमारे बहन बेटियां, हमारी बहन जब जाती हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जब हम पहुंचते हैं जहां हमारी परीक्षा होती है, जो हमारा सेंटर होता है, वहां पर फिर एक नया खेल शुरू होता है कि जो हमें प्रवेश पत्र मिला, जो एडमिट कार्ड जो मिला, जिससे हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उसमें दिशा निर्देश कुछ और होंगे, और जब हम परीक्षा सेंटर पर पहुंचेंगे तो उसके दिशा निर्देश और होंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। वो एडमिट कार्ड पर जो निर्देश लिखे हुए उनको नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे हम जो निर्देश बनाए हैं उनको मानिए आप, कि आप चप्पल जूते बाहर कर दीजिए। जबकि एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा होता, किसी भी परीक्षा को देने जाइए, किसी भी एडमिट कार्ड पर यह लिखा नहीं होता कि आप चप्पल जूते उतारिए, लेकिन उतरवाते हैं वो लोग। अब करे तो करे क्या, हम उसे जहल करें, बहस करें, पेपर देने आए, दिमाग खराब करें, क्या करें, उतार देते हैं। एडमिट कार्ड में लिखा होता है साफ से इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ले जाओ, मनाया, लेकिन सारी घड़ी उतरवा देते हैं। एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि ब्लू और ब्लैक फॉर्म लेकर के जाइए, और वहां पहुंचने के साथ पारदर्शी पेन होना चाहिए। वो तरह तरह के नियम बना देते हैं, इससे भी हमें प्रताप होना पड़ता है। उसके बाद परीक्षा दे भी आए तो शाम को पता चल जाता है पेपर लीक हो गया। तो शाम को पता चला कि पेपर लीक हो गया, सरकार ऊपर से प्रेस जारी कर देगी कि साहब कि जो पेपर लीक हुआ था उसका सरकार पकड़ा गया, और जांच अभी जारी है, आगे कार्रवाई होगी। वो पता ही नहीं चलता है वो सरगना कब पकड़ा गया, कब छोड़ा गया, क्या जांच हुई, कितने पकड़े, वो पता नहीं चलता। ये सवाल भी तो होना चाहिए सरकार से। जब वो सरगना को पकड़ जाता है तो फिर दूसरा पेपर लीक कैसे हो जाता है? इसका मतलब यह कि पकड़ा तो हो जाता है, नाम उसका रख दिया जाता है। ये सरकार में सब मिली भगत चल रही है, दलालों से मिली भगत चल रही है। इस बात से भी अगर आगे बढ़े तो पेपर जब होता है, जब जो जनरल पेपर जो बनाता है उसमें वो जानबूझ के 2-4% गलत डालता है। वो इसलिए जानबूझ के 2-4% गलत डालता है कि प्रश्न पर विवाद होगा, और विवाद होगा तो गलती कोर्ट लेकर के जाएंगे। वो इसलिए वो जानबूझ के पेपर पर गलत प्रश्न डाला जाता है। और जब कोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें पता कि कोर्ट जाएंगे तो भर्ती आगे खींचेगी, हमारा पैसा बचेगा। फिर कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, वहां तक भी बात ना बने तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में तो काम ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अब ये कहा कि सर भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो सरकार का जवाब ये होगा कि सब कोर्ट के स्थान में हो जाए जब तो प्रक्रिया होगी। मतलब एक चैन के ऊपर एक दूसरे
दूसरे सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम हावी रहता है और एक प्रक्रिया पर दूसरी प्रक्रिया हावी रहती है, लेकिन भर्ती नहीं होनी चाहिए। किसी तरीके से अगर कोर्ट केस से फाइनल भी हो जाए, परिणाम भी आ जाए, तो परिणाम के लिए फिर आंदोलन करो, फिर कैबिनेट का परिणाम भी आ जाएगा, उसके लिए फिर वेरिफिकेशन कराओ। ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है, लेकिन जो भर्ती जो होनी चाहिए थी वो भर्ती अपने समय के अनुसार फिर भी नहीं हो पाती। इसी तरह से कि अभी एक यूपी तक ऐसी आयोग जो है, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग, उसकी 5 साल से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। उसकी 5 साल से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। इधर माध्यमिक शिक्षा वाला, बेसिक विभाग, सबके यही बुरा हाल है सबका। बीएड वालों के साथ एक नया खेल शुरू कर दिया कि पहले बीएड वालों को जूनियर में लिया जाता था और बीटीसी वालों को प्राइमरी में, लेकिन सरकार ने 61,500 वैकेंसी आई तो उन्हें दोनों को शामिल कर, बीटीसी से करा दी, 69,000 वाले आए, दोनों को शामिल कर दिया। 68,000 जो भर्ती आई उसमें जो गुणांक का पैमाना था कि भर्ती प्रक्रिया किस गुणांक पर की जाएगी, तो 50 और 70 की कट ऑफ भर्ती कर दी, और जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसमें 60 और 65 का पैमाना लगा दिया। उन्हें पता था कि 60-65 का लगाएंगे तो भर्ती कोर्ट में जाए। और सभी शिक्षकों भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती थी जिसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा घोटाला, ओबीसी का घोटाला, एससी का घोटाला, एसटी का घोटाला, किसी का जितना अनुपात था किसी को कोई अनुपात नहीं। फिर सरकार ने दूसरी चाल चल दी कि बीएड वालों को प्राइमरी में ले लेंगे, टेट करवा लिया। जनवरी 2022 में टेट हुआ था और अभी तक टेट का रिजल्ट नहीं जारी। इस तरीके से सरकार ने हम सबको लिखा रखा है, हम सारे छात्रों को, कि अब वो छात्र अपनी बीएड की डिग्री बचाए कि हमें पहले प्राइमरी में रखा जाए या वो भर्ती की मांग करे। यह सरकार की चाल है। दूसरी बात, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। यूपी तो ऐसी आयोग के माध्यम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो सरकार ने बोला था हम पहले पैट कराएंगे, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक आर्हता परीक्षा, कि पैट कराएंगे, पैट के बाद वैकेंसी आएगी तब हम भर्ती कराएंगे। पैट में कॉमन अंक निर्धारित किए जाएंगे, कौन व्यक्ति कितने अंकों पर पास होगा, वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। 25 मई 2021 तो पैट का 25 मई 2021 पैट 2021 का विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन जारी हुआ, उसमें यह बात कह दी गई कि राजस्व लेखपाल की परीक्षा किसी पैट के माध्यम से कराई जाएगी। पैट 2021 की परीक्षा के लिए 21 लाख लोगों ने आवेदन किया। 2 पालियों में परीक्षा कराई गई, 18 लाख लोग उसमें बैठे, लेकिन पैट का परिणाम नहीं आ पाया। उसके लिए फिर आंदोलन करना पड़ा और 20 अगस्त 2021 को पैट का फिर परिणाम आया, लेकिन लेखपाल की परीक्षा नवंबर 2021 में कराने की तिथि पहले से घोषित थी। लेकिन सरकार ने पैट का रिजल्ट जारी करने के बाद भी नवंबर में परीक्षा नहीं कराई, उसका विज्ञापन ही जारी नहीं किया। ये बात सुनना कि सरकार ने किस तरीके से समय को आगे बढ़ाया। फिर 7 जनवरी 2022, 21 के बाद 22 आ गई, 7 जनवरी 2022 को राजस्व लेखपाल परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया और उसकी परीक्षा की तिथि 31 जुलाई 2022 रखी गई। 31 जुलाई 2022 को परीक्षा कराई गई। पैट में कॉमन अंक पास करने का जो पैमाना था वो रखा गया था, वो सरकार ने नहीं रखा। 18 लाख लोग जो पैट में बैठे थे, जब लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई तो मात्र उसमें 2 लाख बैठे। अगर सरकार उस कॉमन अंक को निर्धारित कर देती कि 50 पे या 55 पे अंक लाने वाला व्यक्ति पास माना जाएगा, तो कम से कम 7 या 8 लाख लोगों को बैठने का मौका मिलता।
लेकिन वो ऐसा नहीं किया। लेखपाल की परीक्षा हुई 31 जुलाई 2022 को। शाम को पता चला कि पेपर लीक है। सरकार ने प्रेस जारी की कि सरगना पकड़ा गया है, जांच अभी जारी है। 3 महीने में ये बात कही गई कि परिणाम जारी किया जाएगा, वेरिफिकेशन कराया, सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद मार्च 2023 में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आ पाया। भर्ती में नियुक्ति देने की तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए हमने कई बार आंदोलन किया, विज्ञापन किया, कैंपेन चलाए, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आ पाया। यूपी SSSC आयोग सिर्फ एक विभाग की बात कर रहा हूं जिसमें अभी तक 15 भर्तियां ऐसी हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। यूपी SSSC सिर्फ एक विभाग की बात, उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक विभाग की बात कर रहा हूं जिसमें अभी तक 15 भर्तियां 2015 से ऐसी हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूं। संयुक्त तकनीकी सहायक भर्ती प्रक्रिया 2015, जूनियर इंजीनियर 2016, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016, लेखपाल भर्ती 2022, मंडी परिषद 2018, जूनियर असिस्टेंट जेई 2018, नलकूप चालक वन 2019, ग्राम विकास अधिकारी 2018, नर्सिंग असिस्टेंट ऑफिसर, सेवका भर्ती, ITI प्रशिक्षक भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, ओरिक टेक्नीशियन, एक्सरे सहायक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, वास्तु विभाग भर्ती। ये यूपी SSSC की 2015 से ऐसी 15 भर्तियां हैं जिनका अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। ये बहुत सारे सवाल हैं, हम छात्रों को इस तरीके से उलझा रखता है। मैं आप सबसे मेरी बात अब खत्म समाप्ति की ओर है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यहां कितने लोग हैं जो जाति और धर्म संप्रदाय की सोच करके आए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जाति और धर्म संप्रदाय को सोच करके आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सिर्फ बेरोजगार आए हैं और बेरोजगारों की कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। मैं उन छात्रों से भी कहना चाहता हूं जो हमेशा जाति और धर्म संप्रदाय ढूंढते रहते हैं। जब भी हम जाति और संप्रदाय धर्म ढूंढते हैं तो हम एकजुट नहीं हो पाते। हम बेरोजगारों की ताकत तभी ताकत हो पाएगी, तभी हम एकजुट हो पाएंगे जब हम बेरोजगारों को बेरोजगार समझेंगे और हम छात्र समझेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया भारत बेरोजगारों की संसद के नाम से, जबकि संसद में लगभग 800 सांसद हैं। ये सवाल है कि यहां कितने लोग हैं। यहां अगर लोग नहीं आ पाए, यहां बेरोजगार नहीं आ पाए तो क्या कमी रही? जहां आयोजक ने इस कार्यक्रम की यहां व्यवस्था की, मैं उनका मान सम्मान करता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है उसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा यह सवाल है कि यहां बेरोजगारों की भीड़ क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि अगर यही कार्यक्रम या DS कॉलेज के कहीं पास होता या रामघाट रोड पर होता या कहीं सेंटर पॉइंट पर होता तो वहां बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होती। जाते जाते अगर मेरे अल्फाजों में किसी प्रकार से किसी कोई त्रुटि हो, किसी को कोई क्षति पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वक्तागण से बुलाने से पहले हमारे बीच में श्रीमती मारिया अहमद, जिलाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा छात्र कोल, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मारिया अहमद जी। साथियों, वक्ता की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा माननीय ओमपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, नई दिल्ली। मैं उनसे डायस पे बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय ओमपाल सिंह। हेलो।
सबसे पहले इस मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगारों की संसद में मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी आयोजकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत गंभीर है और उस पर चर्चा करने के लिए क्या क्या युवाओं के जो क्वेश्चन है बेरोजगारों के स्पेशली वो हमारे सामने आए, क्योंकि हम सरकार भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम सरकार है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जो चीज चर्चा में नहीं आती तो वो दब जाती है, तो चर्चा में लाना पड़ता है उस मुद्दे को, जिससे उस पर एक जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो मीडिया नॉन इशू को इशू बना देती है और इशू को नॉन इशू, तो ये उसका एक षड्यंत्र है। दूसरी बात, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने पूर्व वक्ताओं ने स्पेशली ऑडियंस ने भी काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आए कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और एक कहावत है कि गुलामों की हजारों प्रॉब्लम्स होती है और जो आजाद होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि हम उन लोगों के मानसिक रूप से गुलाम हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब थे अब अपनी मूर्खता की वजह से हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि अब हमारे पास संविधान की सारी चीज है और हम उस पाखंडवाद से नहीं निकल रहे। वो लोग हमारे घर नहीं आ रहे, हम लोग जकड़े हुए हैं। और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस बड़े जो प्रोग्राम है, जो आयोजक है, उन्होंने पूरी व्यवस्था करी है। शायद कुछ लोगों के घर में भी एसी ना हो, लेकिन आप लोगों की एसी की व्यवस्था दी है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो पाखंडवाद की हम लोग बात कर रहे थे उसमें हमारी सिर्फ 2 महिलाएं हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी क्रांति बिना महिलाओं के संभव नहीं है। और हम भाषणबाजी यहाँ पे करते हैं, आप लोग सुन ले जाते हो, आप लोग तो समझ लेते हो, लेकिन हमारी माता बहनें अभी भी वो घर में टीवी सीरियल के माध्यम से उस चीजों को देख रही है जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जैसे जो लोकल है तो स्पेशली महिलाओं को, हमारी माता बहनों को आना चाहिए, क्योंकि तभी समाज में परिवर्तन आएगा। और कुछ साथी कह रहे थे कि संख्या कम है, तो मैं जहां भी जाता हूँ संख्या ज्यादा भी होती है, 1000 भी होते हैं, लाख भी होते हैं, जितने भी होते हैं, कहीं 10 भी रह जाते हैं, तो हमें संख्या मैटर नहीं करती कि संख्या कितनी है। महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो पहला उपदेश किया तो मात्र 5 भिक्षु थे, तो उन्होंने कहा कि चर्त भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंतानु हिताय लोकानु कंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत्य कल्याण। हे मेरे भिक्षुओं, ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार समाज के अंदर करो जिसमें बहुजनों का हित हो, अंत में भी हित हो, मध्य में भी हो, लास्ट में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 से तो बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर संख्या में, यदि हम लोगों ने ये समझ लिया तो हम लोग और लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ कमी हम लोगों की भी है। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की जो जनसंख्या है वो चीन को भी पिछाड़ दिया, हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। और स्पेशली जो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो 2 बच्चों को ही जन्म देते हैं, और जितने कम इलिटरेट लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो संख्या को ज्यादा बढ़ाते हैं। सिर्फ उन्हें ये है कि हमारा नाम ना डूब जाए, इसके बच्चे को जन्म देते रहते हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी पढ़ाई क्या होगी, उन पर कोई उन्हें मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज पर भी अवेयर करना पड़ेगा कि हमें जनसंख्या हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि शेर एक ही काफी है, और गीदड़ चाहे तो 20-100 की एक भीड़ इकट्ठी कर लो तो भी वो कुछ काम के नहीं है। तो हम एक जैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब चीज इतनी हर चीज महंगाई पे बढ़ रही है, और हमारी सैलरी भी, अब एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी अपने बच्चे को MBBS नहीं करवा सकता प्राइवेट कॉलेज से, लगभग 70-80 लाख रुपए चाहिए आज की डेट में, एक गवर्नमेंट जॉब वाला भी। और अनपढ़ का तो वो छोड़ ही दो, सपना भी नहीं सोच सकता। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों को भी जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा मुझे समझ में आता है कि आज जो जितनी भी भारत के अंदर समस्याएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से है, क्योंकि EVM मशीन से आज जो चुनाव हो रहा है, जिसे हम चाह रहे हैं वो जीत रहा नहीं है, और जो जिसे हम नहीं चाह रहे वो आ रहा है, जो जिसे हम चाह रहे वो नहीं आ रहा। उसकी वजह से, और मैं तो मुझे एज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा
कि ईवीएम पहलवान तो गधा पहलवान। ये अक्सर मैं मीटिंग में कहता हूँ कि जब वो लोग जीत जाते हैं तो वो अपना दुरुपयोग हमारे सत्यानाश के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जितने हमारे राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जिन लोगों को फायदा हो तो कभी कहेंगे नहीं कि हम लोगों को ईवीएम हटा देनी चाहिए। और जो लोग हमारे राजनीतिक जो हमारे नेता बनते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करता बनते हैं, तो सबसे पहले यदि ईवीएम खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं समाज परिवर्तन चाहता है, लेकिन वो ईवीएम की वजह से वो रुक रहा है। और जब रुक रहा है तो वही लोग जीत रहे हैं, वही फिर हमारे सत्यानाश के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी समाज को एक माचिस भी खरीद रहे हैं, वो उस पर भी टैक्स लगता है, वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी चीजों से ही सरकार पल रही है, लेकिन वो हमारा जो पैसा भारत के विकास में खर्च होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आ रही है तो उसके एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा खर्च कर रही है। अनाज जो दे रही है वो अनाज दे रही थी, वो अनाज मुश्किल से वो थोक के भाव में यदि हम खरीदे तो 100-150 रुपए का होगा, लेकिन उसको 50 रुपए का उसका थैला डाल के दे रहे हैं, जिससे उसका वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जगह जगह जाओगे इतनी, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हूं तो एडवर्टाइजिंग पे वो ज्यादा खर्च कर रहा है। तो हम ऐसी सरकार को ईवीएम के माध्यम से ये चुन रही है और वही लोग हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं उन पे ये दबाव बनाना चाहिए कि आप ईवीएम से चुनाव ना होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो जब ये चुनाव यदि हमारा निष्पक्ष हो गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुजनों के हाथों में सत्ता आएगी, और हुआ भी। जब हमारे हाथों में आएगी, जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो बाबा साहब भी गए थे, तो गांधी ने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी तो दाई हैं और मैं मां हूं। एक दर्द होने का, जो बच्चे को जब डिलीवरी होती है तो वो दाई को दर्द नहीं होता, किसे दर्द होता है, वो मां को होता है। तो बाबा साहब ने कहा कि यदि हमारा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि हमारा राजनीति में यदि कोई अपना कोई आएगा तो वो हमारे बहुजनों के दर्द को समझेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो पता है वो हर जगह प्राइवेटाइजेशन। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, ठीक है, तो ठेकेदारी पे, यदि हिंदी भाषा में होता है ठेकेदारी पे। तो ये क्या है, ये सरकार ही कर रही है, क्योंकि नीड है वहां पे टीचर्स की, और सभी डिपार्टमेंटों में ऐसी हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जा रहे हैं, और काम करने वाले कौन है, मोस्टली हमारे लोग। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जब तक हमारी सत्ता में मतलब पावर नहीं आएगी, तब तक हम लोग चर्चा ही करते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि हम लोगों को राजनीति में हमारी पावर हो, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, अभी मेरे इटली के एक फ्रेंड है, तो मेरे इटली से जब वो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर हमारी बात हो रही, तो कम से कम 1-1.5 घंटे मेरी जो बात थी, वो इटली और जर्मनी 2 जगह ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन से लेके बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग पढ़ाते हैं। हमारी इंडिया में तो है नहीं, 8वीं तक है, उसमें भी ये कह दी, और उसमें भी, जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे दोषपूर्ण शिक्षा पढ़ानी है, जो पैसे वाला, खुद जितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो 80-90 हजार रुपए वहाँ पे ले रहे हैं, खुद वो अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं, मैं तो, मेरी निगाह में तो कोई ऐसा टीचर है नहीं कि जो 80-90 हजार रुपए लेके वहाँ पे वो पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट टीचर है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो रही है भारत के अंदर। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो गैप एक पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एक ये भी एक हमारे समाज में, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट का जब फॉर्म निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो एक है, ऐसा नहीं कि ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए है या यूपी बोर्ड वाले के लिए, वहाँ तो इक्वली पढ़ेंगे, उसे बच्चे उसमें एग्जाम में बैठेंगे। तो हम लोगों को एक तो इक्वल एजुकेशन भारत के अंदर हो, उसके लिए हमें ऐसा काम करना चाहिए। और हमारा बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, पिछले 12-13 साल, लगभग 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो उन मुद्दों को समाज के अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। और मैं जब जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बामसेफ की ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्हें डर भी, नाम भी नहीं लेते, लेकिन सारा वो विचारधारा जो वो बामसेफ की है, ठीक है। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने संगठन को हमें मजबूत करना है। और दूसरा, जो वो मेरे इटली के फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि एक बेरोजगारी भत्ता, यदि किसी की नौकरी नहीं लगती, गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि वो रोजगार नहीं दे पा रही,
तो उसमें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जैसे एक वृद्धा पेंशन मिलती है, इसी तरह से बेरोजगार भत्ता भी मिलना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ वामसेफ का, आज से लगभग 4-5 साल पहले जब जो बीएमपी पार्टी थी उसने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम ग्रेजुएशन के लिए कुछ उन्होंने आई थिंक 10-12 हज़ार रुपए कुछ ऐसे कि बेरोजगार भत्ता उसे मिलना चाहिए। तो हम लोगों को एक तो अपने संगठन को, दूसरा मैं, क्योंकि राजनीति से ही सारी चीज चलती है, जितने कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, जितने भी अधिकारी हैं वो राजनीति के ही अंडर में चलते हैं। तो जब तक राजनीतिक पावर हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हम कुछ कर पाने वाले नहीं है। दूसरा, एक हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी बाबा साहब की जयंती गई, हमारा समाज सिर्फ एक दिन जाता है बाबा साहब के पास। कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ मेरी नाम की जय जयकार करोगे, उसके बाद पूरी साल सो जाओगे। तो आज मैं वही देखता हूँ कि सिर्फ हमारा समाज सिर्फ एक दिन के लिए जाता है और उसके बाद समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। कोई भी सामाजिक मुद्दे के लिए वो ऐसे प्रोग्रामों में नहीं आता। यदि वो यही प्रोग्राम किसी उन लोगों का होता तो वहां पे युवा वर्ग ज्यादा दिखता है। हमारे समाज में इतनी गंदी आदत है कि यदि वो ताश भी खेल रहा है, वो कहता है कि भाई ऐसा फलाने जगह प्रोग्राम हो रहा, आप लोग चलो, तो वो कहेगा कि अभी मैं बिजी हूँ। ताश खेलने वाला भी अपने आप को बिजी बताएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें सामाजिक प्रोग्रामों में प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लड़ाई जिसकी लड़ रहे वही लोग साथ नहीं होंगे तो हम उस लड़ाई में विफल हो सकते हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जागृति की ज्योत जगाए रखो। और हमारे समाज जो है वो कुंभकर्ण का बाप है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, लेकिन हमारे समाज इसीलिए कुंभकर्ण का बाप है क्योंकि वो साल के 365 दिन में एक दिन जागता है और कहता है बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो वो सिर्फ एक दिन ही करता है। आज संविधान जो हमारा दुश्मन है वो बहुत सारी समस्या हमारे समाज के अंदर पैदा करने वाला है। वो हमारा जो एक पैसा जो मैंने टैक्स वाली बात बताई, जितना हमारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है एक धर्म को प्रमोट करने के लिए वो वहां पे खर्च करने का काम कर रहा है, जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों को एक संगठन के माध्यम से और हम ऐसी पार्टी को हम चुने जो हमारे सामाजिक मुद्दे को उठाती है, जो ईवीएम को खत्म करने की बात करती है। क्योंकि ईवीएम जब तक रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कुछ होने वाला नहीं है। ईवीएम हटेगी तो राजनीति में बहुजनों का प्रतिनिधित्व आएगा। बहुजनों का यदि प्रतिनिधित्व आ गया तो वो हमारे युवाओं की और हमारी जितनी भी A to Z समस्या है उन पर वो सोचेगा, चिंतन मंथन करेगा। क्योंकि बाबा साहब हमारे समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव थे। ऐसे हमारे समाज के बोलने वाले नेता द्वारा पैदा हो। और जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि टूल स्टूडेंट एजेंट जो हमारे समाज के जो MP MPLA हैं, यदि वो बोले तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने मंत्री पद बचाने के चक्कर में अपनी पावर भी नहीं है। मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारे लोगों को पद मिलता है, पावर नहीं मिलती। अभी हापुड़ की एक घटना है, कुछ एक घटना हो गई, बाबा साहब को किसी ने अपशब्द बोले, वहां पे अपना ही विधायक उसके पास गए, उसकी भी नहीं चली क्योंकि ऊपर से सांसद ने कहा कि कार्य करो। तो पावर भी नहीं है हमारे लोगों की। तो हम लोगों को ऐसे समाज में बोलने वाले, और ये जो मंच आप लोगों को अभी माइक दिया, ये जो प्रोग्राम है कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था, सुभारती यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, तो मुझसे पहले 10-10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, चतुर्वेदी त्रिवेदी, तो VC के सामने हमें क्लास नहीं की थी, VC ऐसे स्टूडेंट के साइड में बैठा था। तो वहाँ पे जो लोग 10 साल से मुझसे पहले पढ़ा रहे थे उन्हें बोला गया कि आपको दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। और जब एक आपका भाई ओमपाल सिंह वहाँ पर खड़ा हुआ, उसे कहा कि आप, मतलब मेरी जो PPT थी वो फर्स्ट टाइम में ही वो क्लियर हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि हम सामाजिक मुद्दों में या सामाजिक कार्यक्रमों में हम बैठते हैं तो हमें बोलने का लहजा आता है, हम बोल सकते हैं, अपनी बात को दमदार तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन आपके अंदर आएगा, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय बेरोजगार मोर्चा का ये मुद्दा रखा गया है। आप सभी लोग संगठन को आगे बढ़ाने का काम करोगे और आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, उसके लिए सभी का आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओमकार सिंह। साथियों, हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय
मोहम्मद इमरान साहब, पूर्व CRPF कमांडेंट भारत सरकार, मैं उनसे अपील करता हूँ, बड़े अदब के साथ मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ, वो इस मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मोहम्मद इमरान साहब और साथियों हमारे बीच में माननीय राहत सुल्तान साहब, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मैं उनको भी बड़े अदब के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूँ, वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, वक्ताओं की कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ माननीय राजवीर सिंह कश्यप, एजुकेटिव इंजीनियर DDA, तो मैं उनसे अपील करता हूँ वो डायस पर आए और अपनी बात रखें। माननीय राजवीर सिंह कश्यप। आदरणीय मंच पर बैठे हुए सभी उपस्थित सदस्य और सभी श्रोतागण, आप इस प्रोग्राम में आए, जो भी श्रोतागण आए हैं और मंच पर उपस्थित सदस्य हैं, उनका भारतीय रोजगार मोर्चा जो है वो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आपके आने के लिए बहुत आभारी है। मैं स्वयं दिल्ली से चल के यहाँ आया हूँ, तो मैं इनका आभारी हूँ भारतीय रोजगार मोर्चा का कि इन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, यहाँ में मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो आज विषय है, रोजगार मोर्चा ने जो विषय उठाया है, वो आज का जो युवक है हिंदुस्तान का, उसकी एक ज्वलंत समस्या है। ये रोजगार की समस्या जो है वो इतनी ज्वलंत समस्या है कि ना तो आज का बच्चा हमारा सही ढंग से ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, क्योंकि आर्थिक समस्या किसी भी परिवार की वो समस्या है जो एक तरह से किसी बहुत बड़ी पीड़ा से भी बहुत ज्यादा समस्या है। कैसे बच्चा किताब खरीदे, कैसे स्कूल जाए, कैसे एग्जाम की फीस दे, कैसे क्या करे, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है उसका। ये रोजगार की जो समस्या है ये आज से नहीं है। जहां तक मुझको ध्यान है, 77 से मैं जॉब में था, अब तो रिटायर हो गया क्या मैं DDA से रिटायर हुआ हूं मैं, और बहुजन समाज का ही आपका अपना आदमी हूँ। DDA से मैं एज एग्जीक्यूटिव रिटायर हुआ। 77 में मैं जॉब में आ गया था। उस समय तक बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। 77 में इंजीनियर्स को तो आसानी से नौकरी मिलती थी, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या डिग्री किया हो। जब 77 में मैंने डिप्लोमा किया था, मैं डिग्री करी 82 में, बीटेक करी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो 77 मेरे 3 जगह से मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर थे, RES उत्तर प्रदेश, UP इरिगेशन और PWD। मेरी मन की मर्जी थी मैं कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँ, लेकिन उसके बाद ये समस्या बढ़ गई है। तो इस समस्या को जो बढ़ी है, इसमें योगदान किसका है? इसमें योगदान परिवार के मुखिया का है। परिवार का मुखिया मीन्स भारत की सरकार है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की। जब हमारे युवक पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, ये समस्या उस समय नहीं थी कि जब हमारे बच्चे कम पढ़े लिखे थे, नौकरी ज्यादा थी। आज जो है नौकरी कम हो गई है, पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा हो गए हैं। लेकिन भारत सरकार को सोचना चाहिए था कि जब मेरा परिवार पढ़ रहा है, मेरे पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस समस्या का निदान कैसे करें? इस बारे में पिछले 40-50 साल में बिल्कुल नहीं सोचा गया। इसलिए आज ये समस्या बहुत बड़ी आगे खड़ी हो गई है, और इस समस्या का निदान भी मुझे नहीं लग रहा कोई निदान होगा। क्योंकि निदान इसलिए नहीं होगा कि हमारे जो बहुजन के लोग हैं वो कहाँ लगते थे नौकरियों में, सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट में। सरकारी डिपार्टमेंट में पिछले 30 साल से हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट
नौकरियां खत्म कर रही है। किसी डिपार्टमेंट मान लीजिए सैंक्शन स्टैंड 50,000 है, भर्ती तो करते नहीं है। अगली साल सैंक्शन स्टैंड जो है अगले सेशन में, अगली फाइनेंशियल ईयर में या अगली पंचवर्षीय योजना में 50,000 से 30,000 कर देते हैं। ये इनका काम है। दूसरी बात यह कि हमारे लोग कहाँ नौकरी पाते थे, जहां नौकरी पाते थे वो डिपार्टमेंट से प्राइवेट हो रहे हैं। 40 करोड़ के प्राइसेस, चाहे एयर इंडिया ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, बिजली का डिपार्टमेंट ले लीजिए, एफसीआई ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सब प्राइवेट हो रहे हैं। तो प्राइवेट आदमी आपको कौन कहेगा? तो आपकी समस्याएं इस तरह बढ़ रही हैं। फिर यदि कहीं नौकरी है भी, पहले तो है नहीं, यदि नौकरी है भी तो बहुजन के बच्चों को ये कह के नहीं सेलेक्ट नहीं किया जाता कि आपने क्वालिफाइड मार्क्स नहीं लाए। चाहे हमारे बच्चे मार्क्स ले आए हो जनरल से 10% फालतू, लेकिन ये कह करके निकाल दिया जाता है। बहुत सारी इस तरह की खबरें यूपी गवर्नमेंट की भी आई हैं। जैसा भी भैया ने कहा था निर्मल ने कि 69,000 टीचर्स की भर्ती का मैटर था, उसमें जो हमारी वैकेंसी बनती थी वो वैकेंसी में मिली नहीं। गवर्नमेंट ने इफेक्ट बट के करके उसको लगा दिया। तो ये आपके साथ साजिश हो रही है। एक सबसे बड़ी पोस्ट जो हिंदुस्तान में है वो आईएएस की है, उसमें तो कम से कम भर्ती जो है वो न्यायिक तरीके से नियमानुसार होनी चाहिए थी। उसमें भी बैकडोर एंट्री शुरू कर दी है। 350 आदमी पिछले 8-9 साल में आईएएस बिना एग्जाम के बना दिए गए। तो अत्याचार किस पे हो रहा है? आप पर। आपकी वैकेंसी उसमें 50% बनती है, जो आज का दायरा है 27% ओबीसी की बनती है, 22% एससी एसटी की बनती है, तो 50% आईएएस जो आपके बनने थे वो आपके नहीं बनाए गए। तो आपके साथ अत्याचार हुआ है, और जब अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसके लिए आदमी को एकजुट होना पड़ता है। लेकिन हम एकजुट नहीं हो पा रहे, इसलिए सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। हमें पता हो कि ये नौकर हमारे यहाँ है और इसको तनख्वाह 3,000 महीने दे रहे हैं और काम 12 घंटे कर रहा है और वो कुछ कह भी नहीं रहा, तो उसके 3200 रुपये नहीं करेंगे। जब कुछ कहेगा तभी तो करेंगे। हम कुछ बोल नहीं रहे, हम हर जुर्म को सह रहे हैं। और हम नहीं सह रहे, गवर्नमेंट में संसद के अंदर हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, 22.5% तो बिल्कुल बैठे हैं। इट मीन 500 में से 110 एमपी हमारे बैठे हैं एससी एसटी के, और ओबीसी का क्योंकि एमपी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो यदि उसके 15% भी मान लें तो 40% हमारे बैठे हैं। 500 में से 200 आदमी हमारे बैठे हैं, सरकार में 150 आदमी बैठे हैं। यदि सरकार के 150 आदमी ये कहें कि एससी एसटी के खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हो, ये करने जा रहे हो, वो करने जा रहे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट क्या 1 घंटे चल सकती है? आपके खिलाफ जो आदेश पारित हो रहे हैं 1 घंटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये जो जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, ये कोई बाहर के आदमी नहीं कर रहे, हमारे अपने कर रहे हैं। अपनों को समझाओ ना। आप अपने क्षेत्र में जो एससी एसटी की सीटें हैं उनसे कहिएगा सर हम आपको इसलिए जिताते हैं वहां कि आप पट्टा बांध के बैठ जाओगे गवर्नमेंट का और हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचोगे। आपके आदमी सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे। शिक्षा में देखिए आप, सरकार ये चाहती है कि एससी एसटी और ओबीसी इसका बच्चा आईएएस न बने, इसका बच्चा आईपीएस न बने, इसका बच्चा इंजीनियरिंग न कर ले, इसका बच्चा आईआईएस